बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो स्टूडेंट्स, आज का क्लास है फ्लोएम। फ्लोएम एक टिश्यू है जो कि प्लांट सेल के अंदर ये मौजूद होता है, प्लांट्स बॉडी के अंदर ये मौजूद होता है। ये एक कम्प्लेक्स टिश्यू है। कम्प्लेक्स टिश्यू का मतलब ये है, ये जो जाइलम है, ये जो जिन सेल से मिलकर बना है, तो ये डिफरेंट मॉर्फोलॉजी के सेल्स हैं, डिफरेंट साइज के सेल्स हैं, उनकी शक्ल एक दूसरे से मुख्तलिफ है। तो मुख्तलिफ शक्ल के हामिल सेल्स एक दूसरे के साथ मिलते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हो जाते हैं, एक कम्बिनेशन बनाते हैं, हम आहंगी बनाते हैं, और इनके ज़रिए से जो टिश्यू बनता है उसको कम्प्लेक्स टिश्यू कहा जाता है। तो ये जो जाइलम है ये कम्प्लेक्स टिश्यू है। कम्प्लेक्स टिश्यू को कंपाउंड टिश्यू भी कहा जाता है। कंपाउंड टिश्यू वो टिश्यू जो कि उनके सेल्स डिफरेंट मॉर्फोलॉजी के हामिल हो, डिफरेंट साइज के हामिल हो, तो फ्लोएम टिश्यू ये कंपाउंड टिश्यू भी कहलाता है, क्योंकि उनके सेल्स एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं और मुख्तलिफ मॉर्फोलॉजी के सेल्स होते हैं। इसको कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू भी कहा जाता है। परमानेंट टिश्यू वो टिश्यू होते हैं जो कि नॉन मेरिस्टेमेटिक इन नेचर होते हैं। नॉन मेरिस्टेमेटिक इन नेचर का मतलब ये है कि जो सेल है ये परमानेंट हो चुके हैं, इसके अंदर अब मजीद डिवीजन की एबिलिटी बाकी नहीं रही है, तो उसको कहा जाता है परमानेंट टिश्यू। और ये जो फ्लोएम टिश्यू है ये कम्प्लेक्स है, तो इसलिए उनको कहा जाता है कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो जाइलम को कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कहा जाता है, ये इसलिए कि उनके अंदर तकसीम होने की एबिलिटी भी मौजूद नहीं है, और साथ में देखा जाए तो उनके अंदर कोई डिवीजन की एबिलिटी भी बरकरार नहीं है, तो उनको इसीलिए कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कहा जाता है। Also called complex tissue, also called permanent tissue, it is compound tissue which are non-meristematic tissue. It means that it is non-meristematic in nature, which don't have any ability to be divided and to aid different modes of cells to plant body. Definition करते हैं, phloem is the type of vascular tissue in plants that plays an important role in transporting sugars, nutrients and hormones produced by photosynthesis from the leaves to the rest of plant body. ये क्या है? टाइप ऑफ वास्कुलर टिश्यू है। वास्कुलर टिश्यू वो टिश्यू होते हैं कि जिनका काम होता है प्लांट बॉडी के अंदर की वो चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करें एक जगह से दूसरी जगह तक। तो ये भी एक टाइप है वास्कुलर टिश्यू की। इसको कंडक्टिव टिश्यू भी कहा जाता है, कंडक्टिंग टिश्यू भी कहा जाता है, इसको वास्कुलर बंडल भी कहा जाता है। तो जो फ्लोएम है ये वास्कुलर टिश्यू की एक किस्म है। जो दूसरा किस्म है वो जाइलम है। तो ये वास्कुलर टिश्यू के किस्म है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं शुगर की ट्रांसपोर्टेशन में। जो लीव्स के अंदर शुगर्स बनते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान, तो उनको लीव से जो अदर पार्ट्स हैं प्लांट के, तो उस तक पहुंचाने का काम फ्लोएम का है। इसके साथ जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसकी भी ट्रांसपोर्टेशन का काम ये फ्लोएम का है। और साथ में जो हार्मोन्स मौजूद होते हैं प्लांट बॉडी के अंदर, जिसको फाइटो हार्मोन्स कहा जाता है, जो कि डिफरेंट बॉडी और प्लांट्स के अंदर ये प्रोड्यूस होते हैं। तो जहाँ जहाँ उनकी ज़रूरत होती है, तो एक जगह से प्लांट्स के अंदर दूसरी जगह तक ले जाने का काम भी ये फ्लोएम करा रहा है। जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है और इसके नतीजे में जो खुराक बनता है, जो ऑर्गेनिक फूड बनता है, जो शुगर्स बनते हैं, तो उसको भी जो लीव्स होते हैं उससे लेकर प्लांट्स के अदर पार्ट्स तक पहुंचाया जाता है। या जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमारे साथ एक लीफ है जो मोस्टली जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है ये ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट्स के अंदर होता है। तो ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट मोस्टली लीव्स ही होते हैं, तो लीव्स के अंदर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है। तो उसके लिए जो रिएक्टेंट्स हैं मोस्टली वो वाटर हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हैं। तो वाटर तो रूट्स के ज़रिए से जाइलम में एब्जॉर्ब होते हैं और फिर जाइलम के थ्रू ये रूट से लीव्स तक पहुंच आते हैं।
और इसके साथ जो लोअर सरफेस ऑफ एपिडर्मिस ऑफ लीफ होता है तो उसमें छोटे छोटे सुराख मौजूद होते हैं जिनको स्टोमेटा कहा जाता है। और इन स्टोमेटा के ज़रिए से लीव्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड आता है। तो लीव्स के क्लोरोफिल टिश्यू के अंदर, मेसोफिल सेल्स के अंदर ये दोनों चीज़ें मिलते हैं और उनके ज़रिए से कार्बोहाइड्रेट्स यानी शुगर तैयार होते हैं। तो लीव्स के अंदर जो उनकी सिंथेसिस होती हैं तो उनको ट्रांसपोर्ट कराना लीव से जो अदर पार्ट्स हैं जैसे स्टेम है, जैसे रूट्स हैं वगैरह वगैरह के पार्ट्स तक पहुंचाने का काम ये फ्लोएम का है। दूसरा जो या उनके डेफिनेशन आप यूँ भी कर सकते हैं, the vascular tissue in plants which conduct sugar and other metabolic products downward from the leaves to the rest of plant is called phloem। ये वो प्रोसेस है कि जिसमें एक ऐसा चीज़ इन्वॉल्व होता है कि जो चीज़ें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम जो करे तो उसको फ्लोएम कहा जाता है। और ये फ्लोएम भी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है कि जो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के होते हुए ये फ्लूइड्स को और न्यूट्रिएंट्स को और जो अदर मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स होते हैं तो ये लीव से डाउनवर्ड मूवमेंट करा रहे होते हैं। कहाँ, जो लीव से डिफरेंट चीज़ों को, खुराक को, न्यूट्रिएंट्स को लेकर जो प्लांट के रेस्ट बॉडी पार्ट्स हैं उस तक पहुंचाएं तो उसको कहा जाएगा फ्लोएम। उनका सादा और आसान डेफिनेशन यूँ भी है, इन सिंपल वर्ड द फूड कंडक्टिंग टिश्यू ऑफ प्लांट इज कॉल्ड फ्लोएम। वो टिश्यू कि जो फूड कंडक्टिंग का काम कर रहा हो, फूड कंडक्शन का काम कर रहा हो तो उसको फ्लोएम कहा जाएगा, जो कि कम्प्लेक्स टिश्यू होगा, जो कि एक कंपाउंड टिश्यू होगा, जो कि एक परमानेंट टिश्यू होगा और वो फूड कंडक्शन के साथ रिलेट होगा तो उसको फ्लोएम कहा जाएगा। हिस्ट्री ऑफ फ्लोएम कि फ्लोएम की तारीख क्या है। द टर्म फ्लोएम वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय नगेली इन 1958। ये एक साइंसदान था, नगेली ने 1958 के अंदर जो टर्म है, जो फ्लोएम का वर्ड है उसको इंट्रोड्यूस कराया। नाउ व्हाट आर द मीनिंग ऑफ फ्लोएम। फ्लोएम का जो वर्ड है उसका मानी क्या है। फ्लोएम इज ए ग्रीक वर्ड, ये ग्रीक जबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है बार्क। और ये बार्क एक नॉन टेक्निकल टर्म है कि जिसका मतलब होता है कि वो तमाम टिश्यू जो कि सेकेंडरी जाइलम के बाहर वाली साइड पर मौजूद हों तो उसको कहा जाता है बार्क। यानी मोस्टली जो हम प्लांट्स देखते हैं जो कि उसका आउटर जो वुड का आउटर रीजन होता है उसको बार कहा जाता है और वो मोस्टली सेकेंडरी जाइलम के बाहर वाले जो रीजन्स होते हैं उसको कहा जाता है बार्क। और ये एक नॉन टेक्निकल टर्म है। फ्लोएम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स फोटोसिंथेसिस के दौरान बनता है तो सारे प्लांट बॉडी के अंदर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन का काम किसका है, ये फ्लोएम का है कि जितने भी प्लांट पार्ट्स हैं उन तमाम पार्ट्स तक जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान बना है तो उनको पहुंचाया जाए ताकि हर सेल के अंदर नॉर्मल एक्टिविटीज़ हो, उसके अंदर ग्रोथ हो, उसके अंदर डेवलपमेंट हो, उसके अंदर मेटाबॉलिज्म हो, कैटाबॉलिज्म हो, इन वाले जितने भी प्रोसेसेस हैं और एक होल जो उसका हीमोस्टैसिस है वो बरकरार रहें। तो ज़ाहिरी बात है ये अगर उस तक खुराक पहुंचता है, पानी पहुंचता है और साथ में अदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो आयंस हैं वो पहुंच रहे हैं प्लांट के तमाम सेल्स तक इन वास्कुलर टिश्यू के ज़रिए से, इन कंडक्टिंग टिश्यू के ज़रिए से, इन वास्कुलर बंडल के ज़रिए से, तो फिर प्लांट का जो बॉडी है, प्लांट का जो सेल है उसके अंदर होमोस्टैसिस बरकरार रहेगा और इसके नतीजे में प्लांट एडॉप्टेबिलिटी मोर शो करेगा और इसके नतीजे में प्लांट जो है उसकी बढ़ोतरी भी होगी, उसके ज़िंदा रहने का यही सबसे बड़ा सबूत होगा।
तो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, जो कि फोटोसिंथेसिस के दौरान वो बन पाता है। इट इज़ फाउंड इन स्टेम वास्कुलर बंडल, ये स्टेम के वास्कुलर बंडल के अंदर भी ये मौजूद हैं, साथ में लीफ के वेनेशन के अंदर भी मौजूद हैं, और इसके साथ रूट्स इन तमाम पार्ट्स के अंदर ही मौजूद हैं, जैसे यहाँ रूट्स के अंदर हैं, लीफ वेनेशन के अंदर हैं और स्टेम के अंदर भी हैं। इसके साथ जितने भी वास्कुलर प्लांट्स हैं कि जिनके अंदर जाइलम और फ्लोएम मौजूद होता है, तो इन तमाम प्लांट्स के अंदर जो है वो फ्लोएम मौजूद है। इस तरह नहीं है कि वास्कुलर जो प्लांट्स होते हैं कि जिन प्लांट्स के अंदर जाइलम और फ्लोएम मौजूद हो तो उसको वास्कुलर प्लांट्स कहा जाता है। कभी इस तरह नहीं है कि एक प्लांट के अंदर जाइलम है और इसके अंदर फ्लोएम नहीं है, बल्कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जिस प्लांट्स के अंदर जाइलम है तो उसके अंदर फिर फ्लोएम भी मौजूद है। कलेक्टिवली दीज बोथ आर प्रेजेंट सिमल्टेनियसली इन अ प्लांट बॉडी, सो देयरफॉर दीज प्लांट्स आर कॉल्ड वास्कुलर प्लांट। वास्कुलर प्लांट्स मींस ऑल दोस प्लांट हु हैज xylem tissue and a phloem tissue in their body। so जितने भी प्लांट्स हैं जो कि वास्कुलर प्लांट्स हैं तो इसके अंदर फ्लोएम टिश्यू मौजूद है। फ्लोएम इज कंपोज्ड ऑफ लिविंग सेल, ये लिविंग सेल से मिलकर बने होते हैं। इससे पहले जो कि हमने जाइलम पढ़ा तो जाइलम वाज कंपोज्ड ऑफ डेड टिश्यू यानी डेड सेल से वो मिलकर बना था, लेकिन जो फ्लोएम है ये जिंदा खलिए होते हैं। विच लेक न्यूक्लियस इन अदर ऑर्गेनेल्स, इसके अंदर न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, और साथ में जो अदर ऑर्गेनेल्स होते हैं जो कि आमतौर पर एक कॉमन सेल्स के अंदर मौजूद होते हैं तो इसके अंदर वो न्यूक्लियस मौजूद नहीं है, और साथ में इसके अंदर कोई और ऑर्गेनेल्स मौजूद नहीं है। फ्लोएम इज आल्सो कॉल्ड एज शुगर कंडक्टिंग सेल्स, इसको शुगर कंडक्टिंग सेल्स भी कहा जाता है क्योंकि ये मोस्टली कंसर्न होते हैं कि शुगर को एक जगह से जो कि मोस्टली लीव्स के अंदर ही प्रोड्यूस होते हैं तो वो लीव से लेकर जो अदर पार्ट ऑफ प्लांट्स है उस तक पहुंचाया जाए, तो इस बुनियाद पर उसको शुगर कंडक्टिंग सेल्स भी कहा जाता है। दे ट्रांसपोर्ट द न्यूट्रिएंट्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो ये जो न्यूट्रिएंट्स की मूवमेंट है ये डाउनवर्ड है क्योंकि मोस्टली जो लीव्स होते हैं वो अक्सर जो टॉप रीजन होते हैं उस पर मौजूद होते हैं, तो मोस्टली उनकी जो मूवमेंट होते हैं न्यूट्रिएंट्स की तो वो डाउनवर्ड हो सकता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि खामखा डाउनवर्ड हो। ये जो फ्लोएम है ये जो इसमें जो ग्लूकोज की मूवमेंट्स होते हैं ये ऑल डायरेक्शंस में होते हैं, मतलब ये कि ये लैटरल मूवमेंट भी हो सकता है, ये वर्टिकल मूवमेंट भी हो सकता है, ये डाउनवर्ड मूवमेंट भी हो सकता है, ये टॉप मूवमेंट भी हो सकता है, यानी अपर की साइड तक ये उसकी मूवमेंट हो सकती है। तो इसके साथ अगर जाइलम को देखें तो जाइलम जो रूट हेयर के जरिए से जो पानी जज़ब होता था और फिर रूट के जाइलम में और फिर स्टेम के जाइलम में और फिर रूट जो लीव्स के जाइलम तक पहुंचा जाता था, तो वाटर की मूवमेंट वो एक तरफा मूवमेंट थी, यूनि डायरेक्शनल मूवमेंट थी। लेकिन यहाँ पर जो ग्लूकोज है फ्लोएम के अंदर ये एक तरफा मूवमेंट नहीं है बल्कि ये ऑल डायरेक्शन में ये मूवमेंट कर सकता है। The structure of the phloem is much more complex than the structure of xylem. Xylem का structure थोड़ा सा कम complex है as compared to phloem का structure. phloem का structure बहुत ज़्यादा complex है। इस complexity की वजह से यहाँ पर जो nutrients की transportation है तो वो multi directions है as compared to xylem के। xylem के अंदर unidirectional movement है चीज़ों की, लेकिन यहाँ पर जो food और nutrients की directions है मूवमेंट है तो वो मल्टी डायमेंशनल है, मल्टी डायरेक्शनल है। इसके साथ ये मुख्तलिफ तरह के सेल से मिलकर बना है, जैसे इसके अंदर सीव एलिमेंट्स हैं, सीव प्लेट्स हैं, कंपेनियन सेल्स हैं, फ्लोएम पैरेन्काइमा है और फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा है। अब जैसे स्टार्ट में मैंने बताया कि ये जो फ्लोएम टिश्यू है ये कम्प्लेक्स टिश्यू है, ये कंपाउंड टिश्यू है, ये बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स है एज कम्पेयर टू जाइलम क्योंकि उसके अंदर ये डिफरेंट सेल्स मौजूद हैं। ये परमानेंट टिश्यू भी है क्योंकि उसके अंदर तकसीम होने की एबिलिटी मौजूद नहीं है। तो अब अगर हम देखें सीव एलिमेंट्स को, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं
ये सीव एलिमेंट्स यानी ये सीव पोर हैं, और ये जो सीव एलिमेंट्स मिलते हैं तो ये सीव ट्यूब एलिमेंट बनाते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ये जो सेल्स हैं ये एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। तो वो कि जो सेल्स मुख्तलिफ हो मॉर्फोलॉजी के लिहाज से, साइज के लिहाज से, फंक्शंस के लिहाज से, और वो सारे मिलते हैं और वो फूड और न्यूट्रिएंट्स की ट्रांसपोर्टेशन का काम करे, तो इसको कहा जाएगा कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। और इस कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का ख़ास नाम है जिसको कहा जाएगा फ्लोएम। जिसमें आप देख सकते हैं ये सीव पोर हैं, ये कंपेनियन सेल्स हैं, इसके साथ ये फ्लोएम पैरेन्काइमा है और ये सीव ट्यूब एलिमेंट्स हैं। तो ये देखें, ये जो सीव ट्यूब एलिमेंट्स हैं ये फ्लोएम पैरेन्काइमा से मुख्तलिफ हैं और फ्लोएम पैरेन्काइमा कंपेनियन सेल से मुख्तलिफ हैं। तो इसी तरीके से ये डिफरेंट सेल्स हैं, ये डिफरेंट साइज के हामिल सेल्स हैं, ये डिफरेंट मॉर्फोलॉजी और डिफरेंट साइज रखते हैं। तो इस बुनियाद पर इसको कहा जाएगा कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, क्योंकि उनके सेल्स की मॉर्फोलॉजी डिफरेंट है, साइज डिफरेंट है और ये एक ख़ास फंक्शन परफॉर्म करेगी। ये सारे के सारे सेल्स एक दूसरे के साथ कम्बिनेशन बनाते हैं, एक दूसरे के साथ हमआहंगी बनाते हैं और ये फूड और न्यूट्रिएंट्स की ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। तो ये था आज का हमारा क्लास के फ्लोएम क्या है और ये किस तरह की वास्कुलर टिश्यू है और उसका फंक्शंस क्या है। तो कोई सवाल, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।